Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, ठीक है, और इसे कहें नेचर ऑफ लाइट। लाइट का स्वभाव क्या है, इसका आंसर खोजने की कोशिश करें। तो लाइट क्या है इसको बताने के लिए आपके पास 5 डिफरेंट थ्योरीज है। 5 अलग अलग थ्योरी दिया गया अलग अलग समय पे। तो पहला थ्योरी आया न्यूटन्स का कॉर्पस्कल्स थ्योरी। सेकेंड थ्योरी है हाइगेंस का वेव थ्योरी। थर्ड है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फोर्थ है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और लास्ट में है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी। ठीक है, तो नेचर लाइट का कैसा है इसको बताने के लिए आपके पास 5 डिफरेंट थ्योरीज है। अब आप कहेंगे कि 5 डिफरेंट थ्योरीज क्यों है, एक ही थ्योरी से काम क्यों नहीं हुआ। तो देखिए ऐसा है कि कभी कोई थ्योरी बनता कैसे है, तो आपके पास जो भी घटना लाइट से रिलेटेड होगा आप उसी का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप कोई थ्योरी बनाएंगे। ओके, अगर अब घटना जो फेनोमेनन है ऑप्टिकल फेनोमेनन वो धीरे धीरे कम्प्लेक्स होता जाएगा, तो पहले से जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसके हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सप्लेन हो गया तब तो ठीक है, अगर नई घटना जो मिली है उसका एक्सप्लेनेशन संभव नहीं हुआ तो हमको अपने थ्योरी को फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा और हमें नया थ्योरी निकालना पड़ेगा। ओके, तो यही डेवलपमेंट का यही प्रोसेस है। कभी भी साइंस का डेवलपमेंट इसी आधार पे होता है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम पहले ऑप्टिकल फेनोमेनन को देखें कि हम जब लाइट का स्टडी स्टार्ट किए तो हमें कौन कौन सी घटना मिलना शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हम पहले ऑप्टिकल फेनोमेनन को देखें। तो शुरू में सिर्फ हमें रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एक सीधी रेखा में चलता है, इसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलेंगे। और उसके रास्ते में हम कोई ऑब्स्टेकल डालते हैं तो उसका शैडो बनता है। तो सबसे पहले यही सब घटना पता चला था, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो शुरू में जनरली जब ऑप्टिक्स की स्टडी शुरू हुई लाइट का, तो हमें पहला 4 घटना जो है फर्स्ट 4 इन्हीं का सिर्फ पता था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बना। ठीक है, कुछ दिनों के बाद और भी घटनाक्रम हमें मिलने लगा जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये 3 घटना धीरे धीरे मिला। तो अब इन तीनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, तो पहले के थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ तो हमें थ्योरी को फिर बढ़ाना पड़ा। फिर आगे बढ़े तो हमें 2 घटना और मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो देखिए इन दोनों का भी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें अपने थ्योरी को मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो इसी क्रम में 5 डिफरेंट थ्योरीज आ गया और लास्ट में जब हम 5वें थ्योरी पे पहुंचेंगे तब जाके लाइट एक्चुअली क्या है उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। ओके, तो हम पहले एक एक करके डिफरेंट थ्योरीज को देखें कि किस थ्योरी में क्या कहा गया है। ओके, तो पहले हम ऑप्टिकल फेनोमेनन देख लिए कि ये हम लोग के घटनाक्रम का क्रम है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे घटना मेरा कम्प्लेक्स होता जा रहा है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 डिफरेंट थ्योरीज भी है। तो किस थ्योरी में क्या कहा गया है ये हम देखेंगे 1 by 1। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले आते हैं न्यूटन्स के कॉर्पस्कल्स थ्योरी पे। न्यूटन ने क्या माना? न्यूटन ने माना कि जो लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट है वो बना हुआ है किन चीजों से? तो टाइनी लाइट एंड इलास्टिक पार्टिकल्स। एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका नाम इन्होंने कॉर्पस्कल्स दिया।
ठीक है। तो इसी से न्यूटन्स का कॉर्पसल्स थ्योरी हुआ कि इन्होंने लाइट को माना कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। वो पार्टिकल मेरा कॉर्पसल्स है, जो किसी भी ल्यूमिनस बॉडी, जिस बॉडी से लाइट निकल रहा है, उससे ये पार्टिकल इमिट होता रहता है, इमिटेड बाय ए ल्यूमिनस बॉडी। तो न्यूटन के हिसाब से लाइट क्या है? तो न्यूटन के हिसाब से लाइट एक छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना है, उस पार्टिकल का नाम कॉर्पसल्स है। अब ये जो कॉर्पसल्स है ये ट्रेवल विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइन। अब जैसे कोई भी ल्यूमिनस बॉडी लेंगे तो यहाँ से ये पार्टिकल हर दिशा में चलना शुरू करेगा। कितने स्पीड से? तो जो लाइट का स्पीड है उस स्पीड से ये पार्टिकल चलना शुरू होगा। और स्पीड आप जानते हैं वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अभी का वैल्यू है जो हम लोग यूज करते हैं लाइट के स्पीड के लिए। ओके, तो इनका दूसरा पॉइंट आया कि ये कॉर्पसल्स लाइट के स्पीड से सभी दिशाओं में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहता है। ओके, तो ये इनका थ्योरी का सेकेंड कंसेप्ट हुआ। अब देखिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन ने माना क्या? देखिए ये जो कॉर्पसल्स है ये अपने साथ साथ एनर्जी को लेके चलता है, कैरी एनर्जी विद देम व्हेन दे स्ट्राइक रेटिना ऑफ द आई। और जब ये आंख के रेटिना से टकराता है तो वहां हमें विजन ऑफ सेंसेशन, देखने की शक्ति प्राप्त होती है। तो कॉर्पसल्स के साथ एनर्जी प्रोपेगेट होता है। ये एनर्जी जब आई के रेटिना से टकराता है तभी हमें सेंसेशन मिलता है, हमें देखने की शक्ति मिलती है। अब ये जो कॉर्पसल्स है, जो पार्टिकल है, अलग अलग कलर का जो है, हम 7 डिफरेंट कलर्स देखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप पढ़े होंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि सनलाइट को जब हम प्रिज्म से पार कराते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होता है। तो जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं उनका जो कॉर्पसल्स है, ठीक है, इन सब का साइज अलग अलग है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेज। इन्होंने ये माना था कि ये अलग अलग साइज का है। ओके, रेड कॉर्पसल्स जो है, रेड कलर का जो कॉर्पसल्स है लार्जर देन ब्लू कॉर्पसल्स। ओके, तो रेड कलर का जो पार्टिकल है उसका साइज बड़ा है ब्लू कलर या किसी भी दूसरे कलर के तुलना में। ये सब न्यूटन के कॉर्पसल्स थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब न्यूटन्स के कॉर्पसल्स थ्योरी से क्या सब पता चला, ये हम लोग देखते हैं। तो कॉर्पसल्स थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट लाइट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, लाइट के पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। न्यूटन के कॉर्पसल्स थ्योरी से इन सब घटनाओं को एक्सप्लेन किया गया। लेकिन कॉर्पसल्स थ्योरी से ना हम इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पाए, ना डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाए, ना पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर पाए। इन सारी घटना को न्यूटन्स के कॉर्पसल्स थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो न्यूटन के थ्योरी से हम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए? तो न्यूटन इन सब घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने माना क्या कि लाइट का जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ही ज़्यादा है, ठीक है, और रेयर मीडियम में इसका स्पीड कम है, जो उल्टा हो गया। बाद में हम लोग जानते हैं कि लाइट का जो स्पीड है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में स्लो हो जाता है। तो न्यूटन इन सारी घटनाक्रम को एक्सप्लेन करने के लिए जो सपोज किया था उनका ये सपोजिशन ही गलत हो गया। इसलिए न्यूटन्स के कॉर्पसल्स थ्योरी को हम लोग इग्नोर कर दिए,
छोड़ दिए। ओके, क्योंकि इससे बहुत सारा घटना एक्सप्लेन भी नहीं हुआ और बेसिक लेवल पे जो एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो माना था उनका बेसिक कंसेप्शन ही गलत हो गया स्पीड ऑफ लाइट के लेके। स्पीड ऑफ लाइट इन्होंने माना कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है। ओके, तो न्यूटन के कॉर्पसस थ्योरी में ये ड्रॉबैक था। अब इसके बाद हमारा हाइगेंस का वेव थ्योरी आया, सेकेंड थ्योरी दिया गया और घटना भी अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स हो चुका था। अब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब घटना भी हम लोग को पता चल चुका था। अब उन सबको भी एक्सप्लेन करना था। तो अब सेकेंड थ्योरी आया हाइगेंस का वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी के हिसाब से, हाइगेंस के हिसाब से ये दिया गया क्रिश्चियन हाइगेन के द्वारा, और इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि जो ल्यूमिनस बॉडी है इनसे जो लाइट निकल रहा है ये एक तरह का इलास्टिक वेव है। ये एक तरह का लाइट जो है वो मेरा इलास्टिक वेव है। ठीक है, इलास्टिक वेव को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। अभी हम पहले थोड़ा सा वेव के बारे में भी सीख लेंगे, इसके बाद तब जाके ये क्लियर होगा। और इलास्टिक वेव को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, और इन्होंने सपोज किया कि वो जो मीडियम है वो हाइपोथेटिकल मीडियम है ईथर नाम का। इन्होंने सपोज किया कि ईथर नाम का एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। इस मीडियम में किसी भी ल्यूमिनस बॉडी से चारों तरफ लाइट एक इलास्टिक वेव के रूप में चलता है। अब यहाँ से डिफर हो गया। न्यूटन ने उसको पार्टिकल माना था, छोटा छोटा पार्टिकल कॉर्पसल्स के रूप में, और हाइगेन ने इसे एक वेव के रूप में मान लिया। और ये वेव कौन सा है? तो इलास्टिक वेव है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेव के बारे में पहले स्टडी कर ले थोड़ा सा कि वेव एक्चुअली है क्या, और तब जाके फिर वापस यहाँ पे आएंगे। ओके, तो थोड़ा सा पहले हम लोग वेव देख ले, वेव एक्चुअली है क्या। तो वेव एक्चुअली ए मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। ये ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का साधन है वेव। ठीक है, आप देखते हैं जैसे वाटर है, पानी है, मान लीजिए आप किसी नदी के किनारे हैं और नदी में कोई कॉर्क है सो फ्लोट कर रहा है कहीं। अगर इस कॉर्क के पास आपको एनर्जी भेजनी है तो क्या करेंगे? हम किनारे से खड़े होके एक स्टोन को कहीं पे थ्रो कर दें। तो जहाँ पे स्टोन थ्रो करेंगे उससे आप देखेंगे कि हर दिशा में पानी के सतह पे एक वेव का क्रिएशन हो गया, और ये वेव जब चलते चलते इस कॉर्क के पास आएगा तो ये कॉर्क और भी तेजी से फ्लोट करने लगेगा, ऑक्सीलेट करने लगेगा अपने ही जगह पे। तो देखिए क्या कि हमने पानी के सतह पे एक वेव बनाया और ये वेव एनर्जी को लेके पहुंच रहा है उस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के पास। तो हम वेव के द्वारा एनर्जी को प्रोपेगेट करवा लिए। ठीक है, अभी कम्युनिकेशन में हम लोग जो भी चीज़ जो भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो भी देख रहे हैं, वहाँ सब जगह वेव का ही यूज हो रहा है। वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग यूज कर रहे हैं एनर्जी को भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। वो हम फिर धीरे धीरे सीखेंगे। तो वेव एक्चुअली क्या हुआ? तो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी को भेजने का साधन है। ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मटेरियल मीडियम, ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो हम क्रिएट करते हैं किसी मीडियम में। ठीक है, हम वाटर के ही पहले लेयर को देखें, नदी में पानी जो है, तो अगर हम पहले लेयर को देखें तो हम इसमें एक मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हैं। जो स्टोन आया तो ये इसको डिस्टर्ब कर दिया तो ये बगल वाले को डिस्टर्ब किया, बगल वाले अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया, और इस तरह से ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता चला गया। तो एक टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मटेरियल मीडियम। अब इसमें ध्यान देना है क्या कि मीडियम का जो पार्टिकल है वो ट्रेवल नहीं करता है, वो अपने ही जगह पे ऑक्सीलेट करता रहता है, अपने ही जगह पे
टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन, ये अपने ही जगह पे ऑक्सीलेशन में रहता है। आप क्लास 11th में इसके बारे में पढ़े भी होंगे, अलग से चैप्टर है। तो वहाँ वेव का ऑक्सीलेशन होते ही रहता है, पार्टिकल ऑक्सीलेट करते रहता है अपने ही मीन पोजीशन पे, और डिस्टरबेंस आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये डिस्टरबेंस जो आगे की ओर बढ़ता है, दैट इज योर वेव। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इट इज द डिस्टरबेंस विच प्रोपेगेट्स विच ट्रेवल्स। ये डिस्टरबेंस है जो आगे बढ़ता है, पार्टिकल जो मीडियम का है वो अपने ही जगह पे रह के सिर्फ ऑक्सीलेट करता रहता है। अब वेव हम समझ गए, तो अब ये वेव आपके पास 3 डिफरेंट तरह का होगा। तो सबसे पहला जो वेव है दैट इज योर इलास्टिक वेव, और सबसे पहले हमें सिर्फ इसी वेव का पता था। सेकेंड वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका पता बाद में चला। और थर्ड जो मैटर वेव्स है या डिब्रॉय वेव्स बोले, डिब्रॉगली लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं डिब्रॉय। ओके, तो डिब्रॉय वेव्स या मैटर वेव्स ये बाद में पता चला। तो शुरू में सिर्फ हमें इलास्टिक वेव का ही पता था। ठीक है, तो इलास्टिक वेव किसको कहते हैं? तो इलास्टिक वेव कहते हैं वैसे वेव को जिसको चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत हो। बिना मीडियम के ये चल ही नहीं सकता है। ओके, विदाउट मीडियम इसका प्रोपेगेशन संभव नहीं है। तो वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस इन ए रोप और स्प्रिंग, ये सारा आपका इलास्टिक वेव है। पानी नहीं होगा तो उसके सतह पे हम वेव नहीं क्रिएट करेंगे। साउंड वेव्स आपको पता है, एयर नहीं होगा तो साउंड वेव का प्रोपेगेशन नहीं होगा। वेव्स प्रोड्यूस इन ए रोप या स्प्रिंग, तो यहाँ रोप और स्प्रिंग जो है वो आपका मीडियम बन रहा है। तो शुरू में हमें सिर्फ इलास्टिक वेव का पता था, इसीलिए हाइगेंस ने उसे इलास्टिक वेव माना था और उन्होंने मीडियम सपोज किया ईथर। क्योंकि हमें सिर्फ उस समय इलास्टिक वेव का पता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पता ही नहीं था। ओके, तो ये पहला वेव का टाइप हो गया। अब जो सेकेंड वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हुआ? तो वैसा वेव जिसको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपेगेशन। आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा है। तो पहले किसे कहेंगे? तो जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों टर्म है यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के ऑक्सीलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के ऑक्सीलेशन से हम ये वेव प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जब ऑक्सीलेशन होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्रिएशन होता है। और बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप नाम सुने होंगे, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आप बहुत सारा वेव का नाम सुने हैं। ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड लाइट इज वन ऑफ देम। इसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ओके, और तीसरा जो वेव है वो वेव मेरा मैटर वेव्स या डिब्रॉय वेव्स है। यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, मैटर के साथ साथ चलने वाला वेव, वेव्स एसोसिएटेड विथ मैटर। ये बाद में हम लोग सीखेंगे डिब्रॉय वेव्स या मैटर वेव्स, मैटर के साथ साथ वेव कैसे एसोसिएटेड है। तो यहाँ हम लोग वेव के बारे में थोड़ा सा जान लिए। तो इसी आधार पे हम लोग अपने फिर पुराने कंसेप्ट पे चलेंगे। हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल देख रहे थे। तो हाइगेन ने माना क्या था? तो हाइगेन ने माना कि लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बल्कि एक तरह का इलास्टिक वेव है। ठीक है, इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए और वो मीडियम आपका एक हाइपोथेटिकल मीडियम, काल्पनिक मीडियम था, ईथर नाम का। ठीक है, अब इन्होंने माना इट इज एज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट। अब उन्होंने माना कि ये जो मीडियम है ईथर वो ट्रांसपेरेंट है, मीन्स लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इट एंड हैविंग जीरो इनर्शिया, इसमें इनर्शिया जीरो है। द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द सोर्स इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू द स्पेस।
और ये वेव के रूप में उस सोर्स से चारों तरफ ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो आप समझ रहे हैं। तो हाइगन के हिसाब से क्या सब आया, तो इस वेव के साथ भी एनर्जी और मोमेंटम है। एनर्जी मोमेंटम तो आप पहले भी देखे हैं कि वेव एनर्जी को भेजने का ही साधन है, उसके पास एनर्जी होगी तभी वो लेके आगे बढ़ेगा। तो वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। और इन्होंने ये भी माना कि जो लाइट वेव्स है ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो इससे इन्होंने हाइगन्स ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इन दो घटना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पोलराइजेशन उनसे एक्सप्लेन नहीं हुआ। इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था और बाद में पता चला कि पोलराइजेशन की जो घटना है ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के साथ ही संभव है। पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ संभव नहीं है। जब हम लोग पोलराइजेशन सीखेंगे तब उसके बारे में डिटेल सीखेंगे। तो इससे अब कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि हाइगन ने लाइट को वेव माना, इलास्टिक वेव माना और मान के सक्सेसफुली सब चीज बता दिए, पोलराइजेशन छोड़ के ऊपर से सारी घटना को एक्सप्लेन सक्सेसफुली कर दिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ उठा? तो मेन प्रॉब्लम आया जब इन्होंने जो ईथर जो मीडियम सोचा था, इस ईथर की खोज में सारे साइंटिस्ट लग गए कि ये ईथर है क्या, ठीक है, जो हाइपोथेटिकल मीडियम है। तो मीडियम की खोज में सारे साइंटिस्ट लग गए। तो बाद में एक माइकलसन मोर्ले एक एक्सपेरिमेंट हुआ। माइकलसन और मोर्ले दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि ईथर नाम का कोई भी मटेरियल उपलब्ध नहीं है। ईथर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है इन सारे प्रॉपर्टीज के साथ जिसमें लाइट ट्रैवल कर सके। ओके, तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट सीखेंगे हम लोग, तो देखेंगे वहां कि ईथर जो हम सपोज कर रहे हैं वैसा कोई सबस्टांस संभव नहीं है। तो इसके कारण हाइगन्स के प्रिंसिपल को भी इग्नोर कर दिया गया, जबकि वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर लिए थे। लेकिन उनका जो बेसिक कंसेप्ट था ईथर मीडियम ही हमें नहीं मिल पाया, इसलिए जाके हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल को फिर छोड़ दिए। तो हमें फिर नए थ्योरी की जरूरत पड़ी। ओके, तो अब आप न्यूटन्स कॉर्पसस थ्योरी देख लिए, हाइगन्स का वेव थ्योरी देख लिए। अब जाके तीसरा थ्योरी आया मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, तो मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या था? तो मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में था कि मैक्सवेल ने ये बताया कि लाइट जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलास्टिक वेव हाइगन्स ने माना था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम सपोज करते हैं तो इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही नहीं, तो अब ईथर की खोज की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैक्सवेल ने जब कहा कि लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन से प्रोड्यूस कर सकता है, इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, तब जाके हाइगन्स का जो एक्सप्लेनेशन था वो सारा सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने जो सपोज किया था उसको मैक्सवेल ने उलट दिया कि आप जिस इलास्टिक वेव की बात कर रहे हैं और जिस मीडियम को खोज रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये बिना किसी मीडियम के भी चल सकता है। तो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आने से ये लगा हमें कि हमने लाइट का नेचर जान लिया है, लाइट क्या है ये समझ लिया है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये समझ गए। तो ऐसा बहुत दिनों तक चला, लाइट का एक्सप्लेनेशन हम लोग समझने लगे कि लाइट के बारे में हम लोग जान गए हैं कि लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, अब आगे प्रॉब्लम कहाँ उठा? तो प्रॉब्लम उठा, हमें लास्ट की दो घटना का पता होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट हम बताए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जब ये दो घटना आया आपके पास, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से करना शुरू किए।
दो घटना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इन दो ऑप्टिकल फेनोमेनन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश किए मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। तो देखे क्या कि ये दोनों घटना मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, मतलब लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानना, इस कंसेप्ट से ये दोनों घटना एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो फिर प्रॉब्लम आया। हम लोग जो समझ रहे थे कि हम लोग लाइट क्या है ये समझ चुके हैं, फिर वहाँ प्रॉब्लम आया और हमें मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को फिर से मॉडिफाई करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। ओके, तो बाद में क्या आया, तो अब फिर मैक्स प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी आया। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये फोर्थ थ्योरी आ गया। तो मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी क्या है? तो मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से हम जानते हैं कि एनर्जी जो है, इसका इवोल्यूशन या इसका एब्जॉर्प्शन कहीं से निकल रहा है या कोई चीज इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये इमिशन या एब्जॉर्प्शन लगातार नहीं होता है, नॉट कंटिन्यूअसली, ठीक है, रेदर डिसकंटिन्यूअसली, ये रुक रुक के होता है। और एक छोटा सा पैकेट है या बंडल है जिसको हम लोग क्वांटम का नाम देते हैं। एक छोटा सा पैकेट है या बंडल है और उसी बंडल के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ओके, फिर से सुनिए कि एनर्जी का जो इवोल्यूशन है, कहीं से एनर्जी निकल रही है या कोई भी बॉडी किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो ना तो लगातार इवॉल्व कर रहा है ना ही लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है, बल्कि रुक रुक के कर रहा है। और एक छोटा सा पैकेट है या बंडल है, उसी बंडल का इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में कर रहा है। कभी एक बंडल रिसीव कर रहा है, कभी 3 बंडल कर रहा है, कभी 5 बंडल कर रहा है, कभी भी वो 1.5 बंडल या 2.5 बंडल, कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही से क्वांटम थ्योरी आया। आप चार्ज का क्वांटाइजेशन भी पढ़े थे। चार्ज का क्वांटाइजेशन में लिखे थे कि कोई भी चार्ज जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जहां भी चार्ज अपीयर होगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी चार्ज का वो मल्टीपल होगा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। यहीं से मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से ही क्वांटाइजेशन वर्ड गया है। इन्होंने ही उस छोटे से पैकेट का नाम क्वांटम रखा था। क्वांटम सिंगुलर में होगा और प्लूरल में हम क्वांटा बोलेंगे, ठीक है। तो लाइट का जो क्वांटम है, लाइट जो चल रहा है, उसका जो छोटा सा पैकेट है, उस पैकेट का नाम दिया गया फोटोन, ठीक है। और हीट जो है, हीट के क्वांटम का नाम दिया गया फोनोन। ओके, तो यहां हम स्पेशल नाम दे रहे हैं फोटोन या फोनोन, लेकिन हम लोग क्वांटम वर्ड यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के एनर्जी के रेडिएशन के लिए कि जो छोटा सा पैकेट है, दैट इज कॉल्ड 1 क्वांटम। तो अब एक क्वांटम जो निकलेगा, छोटा सा जो पैकेट चलेगा, उसकी कितनी एनर्जी होगी? तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटम, इसको अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लें। एनर्जी जो रेडिएट हो रहा है उसका जो ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी का। ईच एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटम, हर क्वांटम की जो ईच क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो E इज इक्वल टू एच म्यू होगा। यहाँ H एक कांस्टेंट है जिसका नाम प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया। E इज इक्वल टू एच म्यू, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो यहां से पैकेट का पता चल गया और एक पैकेट की कितनी एनर्जी है उसका भी पता चल गया। ये डिपेंडेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो अब मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी आ गया और इन्होंने क्या माना कि लाइट जो है फिर छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में है और उस पार्टिकल का नाम
क्वांटम बोलें या फोटॉन्स बोलें। ओके, तो ये चौथा थ्योरी आ गया। अब लाइट का जो ये एक्सट्रीम ऑफ पार्टिकल्स फोटॉन्स, लाइट को जब इमेजिन कर लिया गया, तब हम फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को सक्सेसफुली इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाए। अब आपके पास प्रॉब्लम है कि मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आप ऊपर की घटना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करके आ चुके थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तक, और लास्ट का दो घटना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी लगाना पड़ गया। तो मैक्सवेल के हिसाब से लाइट एक तरह का वेव है और मैक्स प्लैंक के हिसाब से लाइट एक तरह का पार्टिकल है। अब साइंटिस्ट का दो ग्रुप बन गया, ठीक है। कोई कह रहे हैं कि लाइट एक तरह का वेव है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाइट एक तरह का पार्टिकल है। अब ये कंफ्यूजन बहुत दिनों तक चलता रहा। अब इस घटना को, इसको सॉल्व कैसे किया गया, तो साइंटिस्ट का दो ग्रुप बन गया। आइंस्टीन है सो पार्टिकल नेचर में थे, मैक्सवेल के फेवर में नहीं, वो मैक्स प्लैंक के फेवर में थे, ठीक है। तो इस तरह के साइंटिस्ट का दो ग्रुप बन गया। कुछ के हिसाब से लाइट एक वेव है और कुछ के हिसाब से लाइट एक पार्टिकल है। तो इसका मतलब कि 1 to 4 ये चारों थ्योरी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या हुआ, तो लास्ट में आया ये वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। ड्यूलिटी मीन्स डुअल नेचर, दो तरह का स्वभाव। ओके, ये डी ब्रॉय का कंसेप्ट है। इन्होंने कहा कि लाइट को दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है, ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है, ठीक है। इन सर्टेन फेनोमेनन इट विल बिहेव लाइक ए वेव and in another phenomenon it may behave like a particle, it has dual characteristic। ये 1923 ईस्वी में डी ब्रॉय के द्वारा ये कंसेप्ट डेवलप हुआ। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर भी उन्होंने बताया था। तो यही इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी कहते हैं। डी ब्रॉगली के द्वारा ये काम हुआ था, ठीक है, डी ब्रॉय के द्वारा। तो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी में हम लाइट को दोनों स्वभाव देंगे कि लाइट एक तरह का वेव भी है और लाइट एक तरह का पार्टिकल भी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लाइट इज ऑल्सो ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ओके, तो जब हम इसको दोनों स्वभाव देंगे तब जाके लाइट का हमें सही एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तब हम कह पाएंगे व्हाट इज लाइट। तो अब रिजल्ट आया कि अगर पूछा कहा जाए कि लाइट क्या है, तो यू विल हैव टू से बोथ द थिंग्स। लाइट इज ऑल्सो ए वेव एंड इट इज ऑल्सो ए पार्टिकल। इन सम फेनोमेनन इट विल बिहेव लाइक ए वेव, इन अनदर फेनोमेनन इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो आप देखिए कि कौन घटना आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सब जो घटना है, ये घटना हम वेव मान के ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन होगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये पार्टिकल थ्योरी से ही एक्सप्लेन होगा। ओके, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इन सर्टेन केसेज इट विल बिहेव लाइक ए वेव and in another cases it will behave like a particle। ओके, अब हम लोग एक चीज को देख लें, इस यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज आपके पास है, या तो मैटर है या एनर्जी है। दो चीज आप देखते हैं। तो मैटर के पास, अभी आप यहां देखें कि एनर्जी के पास दो तरह का स्वभाव है। अभी रेडिएशन में देखें कि वेव के रूप में भी ये है और पार्टिकल के रूप में है। तो यहीं पे क्वेश्चन उठेगा कि है मेरे पास दो ही चीज, एनर्जी जब दो रूपों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो दूसरा चीज मैटर है ये भी दो रूप में एग्जिस्ट करना चाहिए। पार्टिकल तो है ही मैटर और वेव के रूप में भी मैटर को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसी को डी ब्रॉय ने कहा कि कोई भी
पार्टिकल अगर चलता है तो इसके साथ साथ एक वेव चलता है, और इससे जो वेव एसोसिएटेड है उसका जो वेवलेंथ है दैट इज गिवन बाय h/p, जहाँ h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और p है आपका मोमेंटम। h इज इक्वल टू h/mv। ओके, तो mv h/mv कहें या h/p कहें, देखिए अब लेमडा जो है ये वेव लेंथ है, ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक है, और p जो है ये पार्टिकल का मोमेंटम है, और मोमेंटम है सो किसी भी पार्टिकल जब मूविंग पार्टिकल होगा तो मोमेंटम पार्टिकल का कंसेप्ट है। तो पार्टिकल कंसेप्ट एंड वेव कंसेप्ट बोथ आर रिलेटेड बाय दिस कांस्टेंट h। ये प्लैंक्स कांस्टेंट से दोनों रिलेटेड हो रहा है। तो इन सम केसेस ये वेवलेंथ वेव के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, वेव की प्रॉपर्टी दिखाएगा, और इन अनदर केसेस इट विल बिहेव लाइक ए पार्टिकल। तो एनर्जी भी डुअल नेचर में है और मैटर भी डुअल नेचर में है। ठीक है, तो हम अलग से एक चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें और इसका डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो यहाँ जाके हम अब फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज बोथ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ओके, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। लाइट क्या है उसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग आज सीख चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे और आगे सीखेंगे। ओके, थैंक यू।